इन अधात्रियों को अयस्क से पृथक करने की क्रिया, इन अधात्रियों को अयस्क से पृथक करने की क्रिया सांद्रण कहलाती है। सांद्रण कहलाती है। ये बंद कराने नदी किवाड़ बंद कराओ। सांद्रण कहलाती है। सांद्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। सांद्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा गुरुत्वीय पृथक्करण। सेकंड आ जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। थर्ड आ जाएगा पेन प्लावन विधि या झाग प्लावन विधि। और आ जाएगा निक्षालन। द्रवीकरण। सारे लिख दो, पहले वाला हेडिंग डलेगा। कौन सा है ये? झाग प्लावन विधि। पहला वाला हेडिंग डाल दें। अब देखो भाई जरा, अब ये पूरा स्टेप समझ लो जरा। ये पूरे इस चैप्टर में तुम क्या करने वाले हो। देखो सबसे पहले हमारे पास जो था, कोई भी पहाड़ हो शहर या कहीं भी मिट्टी से कहीं से भी हम अयस्क खोद कर लेकर आते हैं। अयस्क कोई भी पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, उसे हम देख के नहीं बता सकते ये कौन सी धातु का अयस्क है। उसके अंदर हो सकती है, हो सकता है वो मिक्स हो के उसके अंदर हो, हम देख के नहीं बता सकते। वो तो उसमें जांच की जाती है, तब जाकर उसमें पता चलता है कि इसमें ये वाली धातु है। अब पता चला, सोचो उसमें लोहा ही है, उसके अंदर लोहा है और हमें लोहा अलग करना है, ठीक है। अब लोहा अलग ऐसा नहीं है कि भाई अयस्क लेकर आए उसके अंदर से लोहा निकाल लेंगे, चुम्बक से खींच लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पूरी फैक्ट्री लग जाती है, कई हज़ार एकड़ में फैक्ट्री लगी होती है। हमारे यहाँ KPS फैक्ट्री है, सरिया फैक्ट्री जिसे कहते हैं। उसमें सिर्फ अयस्क को अलग करने का ही काम चलता है और बाकी उसमें जो भी मटेरियल बनाया जाता है वो अलग कांड है उसका। तो देखो होता क्या है, जो हम टुकड़ों में जो पत्थर लेकर आए हैं वो रियल में पत्थर ही होता है, बहुत भारी सा। वो पत्थर जो है वो सबसे पहले चट्टानों के रूप में होगा, उसे किसी क्रेशर द्वारा, स्टाम्प मिल होते हैं, चक्की होती हैं पत्थर पीसने की, उन चक्की द्वारा उसे पीस लेते हैं सबसे पहले। अब जब वो पिस गया तो उसमें धूल मिट्टी और भी अन्य कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं। मान के चलो अशुद्धियाँ हम किसे कहेंगे कि हमें सोना निकालना है और उसके अंदर चांदी होगी ना, तो वो हमारे लिए अशुद्धि है, क्योंकि हम सोना निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सोने पे ध्यान देंगे। बाकी अगर हम लोहा निकाल रहे हैं तो हम लोहे पे ध्यान देंगे, उसके अंदर चांदी भी होगी तो वो हमारे लिए अशुद्धि है। तो लोहे के अलावा बाकी जितने भी उसमें पदार्थ होंगे, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो वो सब अशुद्धि हैं। और उसमें धूल मिट्टी अन्य बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, उन्हें साफ़ करना होता है। तो उन साफ़ करने को ही सांद्रण कहते हैं। ये हमारा दूसरा चरण होता है, ये पहला चरण, ये दूसरा। अब जब जैसे हमने उसमें धूल मिट्टी साफ़ कर दी तो अभी अयस्क साफ़ हुआ है, अभी धातु नहीं बनी है, अभी अयस्क साफ़ हो गया। अब अयस्क साफ़ करने की 5 विधि हैं, अलग अलग अयस्क की अलग अलग विधि हैं, वो अभी बता दूंगा मैं। तो अभी हमने अयस्क को साफ़ सुथरा कर लिया, बिल्कुल क्लीन, अयस्क क्लीन हुआ है। अभी उसके अंदर धातु है, अभी वो अलग नहीं हुई है। अब समस्या ये है कि अगर हम अयस्क को, सांद्रित अयस्क को हम डायरेक्ट गर्म करके या किसी और विधि से हम डायरेक्ट लोहा निकालना चाहें तो हमें बहुत महंगा पड़ता है वो। तो क्या करते हैं हम उसे सबसे पहले ऑक्साइड में बदल लेते हैं।
ऑक्साइड का मतलब जैसे कि धातु ऑक्साइड। अब किसी अयस्क से डायरेक्ट, जैसे हमारे पास कोई अयस्क होगा FeSO2, ठीक है जी। अब इसमें से हमें डायरेक्ट लोहा निकालें तो बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए पहले इसे ऑक्साइड में बदल लेते हैं। अब ऑक्साइड में बदलने को ही दो तरीके हैं, या तो हम उसे भर्जन द्वारा बदलते हैं या निस्तापन द्वारा बदलते हैं, सांद्रण के बाद में तीसरा स्टेप जो है, तो हम उसे धातु ऑक्साइड में बदलते हैं निष्कर्ष करने के लिए। जब तीसरे स्टेप में जब हम उसे निष्कर्षण कर रहे हैं तो निष्कर्षण के दो स्टेप होते हैं कि पहले तो उसे ऑक्साइड में बदलेंगे। धातु ऑक्साइड में बदलने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम उसका भर्जन कर देंगे, निस्तापन। भर्जन और निस्तापन एक होता है कि एक वायु की उपस्थिति में होता है, एक वायु की अनुपस्थिति में होता है, बस इतना अंतर होता है। और उसे गर्म करते हैं, गर्म करने मतलब उसके अंदर की नमी सुखाते हैं, उसी को हम भर्जन या निस्तापन कहते हैं। अब ये धातु ऑक्साइड में बदल गया। धातु ऑक्साइड से धातु अलग करना आसान होता है, क्योंकि ऑक्साइड जो होता है ना कार्बन के साथ क्रिया करके आसानी से हट जाता है, Fe अलग हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस अलग निकल जाती है। अब देखो ज़्यादातर कार्बन के साथ ही हम ऑक्सीकरण करते हैं, उसका अपचयन करते हैं और कोई भी धातु निकालते हैं, चाहे जिंक हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो। तो जहाँ कहीं भी फैक्ट्री लगी होती है तो ऐसा बोला जाता है कि फैक्ट्री के आसपास आबादी नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्री बहुत अलग जगह पर होनी चाहिए, इसकी चिमनी ऊँची ऊँची होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से विषैली गैस निकलती है। तो विषैली गैस कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा तो यही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये सब विषैली गैसें होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि फैक्ट्री के आसपास ना तो घर बनाना चाहिए, ना ही पहली बात तो फैक्ट्री को ये अनुमति नहीं दी जाती है कि भाई तुम किसी बसीकत वाले इलाके में या किसी सिटी में तुम अपनी फैक्ट्री लगाओ। वो खेतों में भी लगाते हैं ना, बहुत दूर जाके भी, तो वो तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं धीरे धीरे। पहले कोई दुकान खोल लेगा, कोई खोकर रख लेगा, फिर वहीं रहना शुरू कर देगा, फिर धीरे धीरे प्लॉट ले लेगा, मकान बना लिए, तो धीरे धीरे वहाँ बसीकत शुरू हो जाती है। जबकि कंपनी जो है या कोई भी फैक्ट्री है वो कोई अलाउ नहीं करती है कि साहब हमारे पास आकर तुम रहो, क्योंकि क्या कभी भी फैक्ट्री फट सकती है, विषैली गैसें निकल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। तो यहाँ से धातु निकल जाती है हमारे पास। देखो अब ये जो धातु निकली है ये शुद्ध है या अशुद्ध है? इसके अंदर भी अशुद्धियाँ होती हैं, 100% ये शुद्ध नहीं होती, समझ गए? 100% शुद्ध नहीं होती है। तो इसके अंदर भी हो सकता है कि कोई और कार्बन की, मैग्नीशियम की, सल्फर की, किसी और चीज़ की अशुद्धि होंगी इसके अंदर, धातु के अंदर। तो उन्हें अलग करने की विधि को उसका शोधन कहते हैं। शोधन भी 5 प्रकार से किया जाता है, वो तुम्हें बता रखा है, अभी लिखवा भी रखा है, मैं दोबारा भी लिखवाऊंगा उसे। तो वही 5 प्रकार से किया जाता है। एक तो नॉर्मली द्रवीकरण कर देते हैं, फिर दूसरा उसमें पोलिंग विधि से करते हैं, उसे हरी लकड़ी से चलाते रहते हैं बड़े बड़े टैंक में। तीसरा विद्युत अवघटन कर देते हैं, विद्युत अवघटन में प्लस अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है। तीसरा होता है वार्न आर्गले प्रक्रम होता है, और चौथा मतलब 5वां जो होता है मंडल परिष्करण होता है। तो ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग शोधन होते हैं। इन 5 प्रकार से ये धातु शुद्ध हो जाती है, तब जाकर हमें 100% कोई भी धातु मिलती है। तो 4 स्टेप हैं। बार बार देखो, अब 4 धातुओं का तुम्हारे सिलेबस में जो है वो 4 धातु डाली गई हैं। एक तो एल्युमिनियम, फिर Fe, हाँ जी, और उसके बाद कॉपर, और उसके बाद जिंक। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ ये 4 ही धातु हैं, धातुएं बहुत हैं, लेकिन तुम्हें इंटर में सिर्फ ये 4 पढ़नी है, ठीक है जी। अब इससे पहले जो था 2008 के बाद जो सिलेबस था उसमें चांदी भी हुआ करती थी, एल्युमिनियम के साथ साथ चांदी भी हुआ करती थी, इसमें कॉपर तो है ये, उसमें 3-4 धातु और ऐड हुआ करती थी, वो सिलेबस से निकाल दी गई हैं। अब तुम्हारे पास जो सिर्फ ये 3-4 धातु हैं, 4 में से ये और ये सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, और इन दोनों में से भी ये उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आयरन का निष्कर्षण, क्वेश्चन ऐसा था, आयरन का निष्कर्षण कीजिए, 5 नंबर में आ जाएगा, 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, सारे स्टेप करने होंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आयरन का धातु कर्म लिखिए, तो भी हमें यही काम करने हैं सारे, ठीक है जी। किसी भी ऐसे आयरन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो भी यही सब करेंगे इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप चलें। तो अभी हम धातुओं पर नहीं पहुँचे, अभी हम धातु कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। Fe हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सब में हम पहले पीसेंगे, पीसने के बाद उसका सांद्रण करेंगे, सांद्रण करने के बाद उसका निष्कर्षण करेंगे, निष्कर्षण करने के बाद में उसे शोधन करेंगे, समझ गए? कोई भी पत्थर का मोटा सा टुकड़ा है उसे पहले पीसेंगे, पीसने के बाद में उसमें धूल मिट्टी की अशुद्धियाँ होंगी, उसे साफ करेंगे, उसे सांद्रण कहते हैं। सांद्रण के बाद में धातु से निष्कर्षण करेंगे, धातु जब निष्कर्षित होकर आ जाएगी तो उसमें अशुद्धियाँ होंगी, उन अशुद्धियों को दूर करने को शोधन कहते हैं। यही सारे स्टेप जो वो धातु कर्म है जो हम लिख रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन एक बार ऐसा रखा है कि धातु कर्म किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो हम धातु कर्म के बारे में लिख रहे हैं, अभी किसी एक पर्टिकुलर धातु की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो हर एक स्टेप ना पिछले स्टेप से जुड़ा हुआ है। देखो ऐस को पीसना, तो दूसरे स्टेप में आ जाएगा पिसे हुए ऐस का सांद्रण।
अगला तीसरा स्टेप जाएगा ना तो वो सांद्रित अयस्क हो जाएगा, सांद्रित अयस्क का निष्कर्षण। अब चौथा स्टेप जाएगा तो निष्कर्षित धातु का शोधन। तो पिछले स्टेप से अगला स्टेप ऐसे करके जुड़ा होता है, समझ गए। अब बात आ जाती है कि जो सांद्रण है, सांद्रण मतलब जो अयस्क हम खोद कर लेकर आए हैं उसमें धूल मिट्टी का शुद्धियाँ हैं, तो उसे साफ कैसे करेंगे। तो उसके 5 तरीके हैं। गुरुत्व पृथक्करण का मतलब ये सबसे आसान विधि होती है जो नॉर्मली घरों पर भी हम अपनाते हैं कि कोई धातु है मिट्टी से, धूल मिट्टी से सनी हुई है, उसे हमने पानी से धो दिया, उसी विधि को गुरुत्व पृथक्करण कहते हैं। पानी से धोने को ही, मिट्टी को साफ करने की क्रिया ही गुरुत्व पृथक्करण है। कोई ऐसी धातु है जिसमें के अशुद्धियाँ ऐसी हैं जो चुम्बक पर चिपक जाएं, या धातु ऐसी है कि धातु चुम्बक पर चिपक जाए, अशुद्धियाँ ना चिपकें। तो ऐसा है जैसे कि आयरन का अयस्क है, आयरन में FeS है। अब आयरन में Fe तो चिपक जाएगा लोह चुम्बक पे, ये सल्फर जो है ये नहीं चिपकेगा। जब नहीं चिपकेगा तो ऐसे उसे चुम्बक पृथक्करण विधि से करा जाता है। धातु या जो अयस्क होता है वो चुम्बक पर चिपक जाता है, अशुद्धियाँ जो वो दूर हट जाती हैं, तो ये सांद्रण हो जाता है। फेन प्लावन विधि में ऐसे अयस्कों को साफ किया जाता है, ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें तेल और मिट्टी से साफ होने वाली अशुद्धियाँ होती हैं, यानी वो तेल में भी घुल जाएं और जल में भी घुल जाएं। ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं, 2 तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं, आधी तो तेल में घुल जाएंगी, आधी जल में घुल जाएंगी, उन्हें सबको अलग कर लेंगे। ये फेन प्लावन विधि होगी। निक्षालन में होता है कि निक्षालन में जिस धातु को हमें शुद्ध करना होता है उसकी रोड बना लेते हैं और उसे हम किसी चलते हुए ऊष्मक चालक पर उसे सेकते हैं, जिससे अयस्क जो पिघल कर टपक के नीचे गिरता रहता है ऐसा करके, और वो धातु शुद्ध हो जाती है, मतलब अयस्क शुद्ध हो जाता है। द्रवीकरण में पूरे अयस्क को द्रवित अवस्था में बना लेते हैं, उसे ढालदार किसी पटल पर प्रवाहित कर देते हैं, तो धातु जो होती है वो अलग हो जाती है, जो अशुद्धियाँ धूल मिट्टी की होती हैं वो जमी रह जाती हैं। तो अयस्क का द्रवीकरण ये विधि होती है। तो अभी हम सिर्फ अयस्क को साफ करने हैं, कोई ये ना समझे कि धातु का निष्कर्षण हो रहा है। ये 5 के 5 विधि जो हैं वो पूरे के पूरे अयस्क को साफ करने की हैं। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखेंगे इस विधि में उन धातुओं का उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है इस विधि में उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें धूल मिट्टी की अशुद्धियाँ होती हैं। इस विधि में सर्वप्रथम पिसे हुए अयस्क को जल की तेज धारा में धोते हैं, जिससे अयस्क में उपस्थित धूल मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं। अयस्क में उपस्थित धूल मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं। हेड डालेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि।
हाँ जी बना लो। अशुद्धियाँ। क्या हो जाती है? पहले वाला ब्लेड नहीं है ये, ना 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 ना। देखो कोई हमने ऐस के पीस लिया और उसमें लोहा भी है और उसमें मिट्टी भी है, ऐसा मान के चलना, दोनों चीज़ें हैं। अब ये तो अनुचुंबक मतलब किसी भी चीज़ का और हो सकता है, ये चुंबक नहीं है, कोई भी धातु का कोई भी रोलर होगा, ये कोई प्रबल चुंबक के रोलर है, मतलब इसमें चुंबक है, ये चुंबक का रोलर है। अब यहाँ से हमने कोई पिसा हुआ ऐस डालना स्टार्ट किया, वो बेल्ट के द्वारा जो वो आते आते यहाँ आ गया, जितना भी लोहा लोहा होगा वो सब इस पर चिपक जाएगा। ठीक है जी, मिट्टी नहीं चिपकेगी। अब जैसे ये मोड़ पे घूम के आएगा ये, तो मिट्टी तो चिपकी नहीं है, वो सब आगे गिर जाएगी, यहाँ तक सब में गिरेगी। लोहा अभी भी चिपका हुआ होगा, यहाँ भी चिपका हुआ होगा, यहाँ भी कहाँ तक होगा? यहाँ तक लोहा चिपका हुआ होगा। अब यहाँ से बेल्ट हटनी शुरू हो जाएगी क्योंकि चुंबक हट गई अब वो, तो लोहा क्या होगा, जो भी होगा वो अयस्क शुद्ध वाला जो होगा वो अब यहाँ से हट के आगे वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये शुद्ध अयस्क है, ये मिट्टी है, बीच में पार्टीशन लगा देता है ताकि इधर का ढेर जो है वो इधर को आगे मिक्स ना हो जाए। समझिए, इसका काम हटाना नहीं है, हट तो वो खुद ही जाएगा, जैसे चुंबक से दूर होगा वो खुद गिर जाएगा। समझिए, अरे ये कितना भी है, चुंबक से जब कोई लोहा चिपक गया तो वो तो जब तक चिपका रहेगा जब तक चुंबक रहेगी। चुंबक कहाँ तक रहेगी? चुंबक रहेगी यहाँ तक, यहाँ से आगे को बेल्ट फिर खाली हो जाएगी ना, चुंबक खत्म हो जाएगी, तो फिर वो अपना आप नीचे गिर जाएगा। अब उसका मतलब ये थोड़ा ना कि यहीं जो कुछ यहाँ के चिप गिर जाएगा, कुछ यहाँ, मतलब सब इधर गिर जाएंगे। तो इस तरीके से शुद्ध अयस्क हमें अलग मिल जाएगा और जो अशुद्धियाँ हैं वो धूल मिट्टी की वो सब इधर रह जाएंगी, ऐसा करके ऐसा भी। ठीक है जी, ये चीज़ हम लिख रहे हैं। फिर लेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। अभी तो तुम में से बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिकल में बना के लेके जाएंगे, हमें बताएं। इससे आगे को फैन प्लावन विधि आ रही है, जब बहुत सारे चित्र देखोगे या ना यार ये चीज़ बनाए वो चीज़ बनाए, तो सबसे आसान चित्र फैन प्लावन विधि होता है या ये होता है, तो चार्ट पे या थर्माकोल पे इसे बना के लेके चले जाते हैं। तुम्हारे इसमें बहुत सारी मिलेंगे, फैन प्लावन विधि भी देख लेना, फैन प्लावन विधि भी होंगी, चुंबकीय पृथक्करण भी होंगी, ये सबसे आसान होता है। और फिजिक्स में वान डे ग्राफ जनित्र होगा सबसे ज़्यादा, इसमें हेवर विधि भी होती है। वैसे तो सब आसान बना के लेके जाते हैं, हार्ड कोई नहीं बनाता है। लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा या चुंबकीय पृथक्करण विधि में उन अयस्कों द्वारा उन अयस्कों का शोधन किया जाता है उन अयस्कों का शोधन किया जाता है जिसमें अयस्क या अशुद्धियाँ जिनमें अयस्क या अशुद्धियाँ चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। अयस्क या अशुद्धियाँ चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। इस विधि में दो रोलर होते हैं। इस विधि में दो
रोलर होते हैं, दो रोलर होते हैं जिनमें एक अनुचुंबकीय तथा दूसरा प्रबल चुंबकीय होता है। दूसरा प्रबल चुंबकीय होता है। यह दोनों रोलर एक बेल्ट द्वारा जुड़े होते हैं। यह दोनों रोलर एक बेल्ट द्वारा जुड़े होते हैं। जो लगातार घूमती रहती हैं। इसमें ऐसे तीर बना देना जरा, ऐसे चित्र में पता होना चाहिए किधर घूम रही है। जो लगातार घूमती रहती है। अनुचुंबकीय रोलर, फुल स्टॉप लगा लिखो। अनुचुंबकीय रोलर की ओर से पिसा हुआ अशुद्ध अयस्क डाला जाता है। अशुद्ध अयस्क डाला जाता है। जब यह प्रबल चुंबकीय रोलर की ओर आता है। जब यह प्रबल चुंबकीय रोलर की ओर आता है तो अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। और इस प्रकार अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, लिख दो, पृथक हो जाती हैं। और इस प्रकार शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। बस इसके बाद हेरन डाल देंगे। क्या तीसरा?
देखो इधर, अरे बोलो मत। देखो इस विधि में उन अयस्कों का शोधन किया जाता है जिसमें सल्फर की अशुद्धियाँ होती हैं। अब सल्फर की मतलब सल्फर अयस्क होता है, जैसे सल्फर की खासियत है वो तेल में विलय होता है, और जो धूल मिट्टी होती है वो जल में विलय होती है। अब पिसे हुए अयस्क को इसके अंदर डाल देते हैं और एक इस प्रकार की नलकी लगा देते हैं। देखो ये नलकी ऐसा होती है जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी में ऐसे छेद होती है ना एक और को, तो ये इसमें छेद है, मतलब ऐसे फूंक मारेंगे इन छेदों में को निकल जाएगी ऐसा करके, तो ये नल इसमें छेद होते हैं। अब इस जल में वो पिसा हुआ अयस्क डाल दिया जिसके अंदर मिट्टी भी है सल्फर भी है, इसमें जल डाल दिया, चीड़ का तेल मिला देते हैं, चीड़ समझते हो, और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। पोटेशियम एथिल जैंथेट भी अशुद्धियों को जल में, इसे सल्फर को जल में मिलने से रोकता है, ये अयस्क को अलग करने का काम करता है। पोटेशियम एथिल जैंथेट, ध्यान से देख लेना, पोटेशियम एथिल जैंथेट, तो बार बार कहीं पूछेगी क्या नाम है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर अब इसे इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ से तेज़ी से फूंक मारते हैं, जिससे होता क्या है, हाँ यहाँ से फूंक मारते हैं तेज़ी से। तो अब यहाँ मुंह बना के थोड़ा ना दिखाएंगे, वायु है समझ लो, किसी से भेज दो। तो अब हाँ जी, तो पंप द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, फिर आदमी की बेचारे की फूंक खत्म हो जाएगी, हाँ हेरा काटता रहेगा, गर्दन अंदर बढ़ जाएगी। जब बड़ी बड़ी नलकी होती हैं तो फिर पंप द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। अब इसमें नलकियों में को हवा निकलती है, हवा निकलती है तो जल मिट्टी की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो तो जल में, ये धूल मिट्टी की अशुद्धियाँ तो जल में घुल कर नीचे बैठ जाती हैं, जो सल्फर की अशुद्धियाँ होती हैं वो झाग के रूप में ऊपर आ जाती हैं। इस प्रकार अयस्क अलग हो जाता है और अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। ये बना लेंगे। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क में सल्फर की अशुद्धियाँ होती हैं, अयस्क में सल्फर की अशुद्धियाँ होती हैं। इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को बारीक पीसकर, इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को बारीक पीसकर उसे जल से भरे एक टैंक में, डाल देते हैं। और इस टैंक में कुछ मात्रा में चीड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट फॉर्मूला इसका, पोटेशियम एथिल जैंथेट का, पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। कितने उदासीन लोग हैं यार बताओ, कितना बता दो, खुश हैं इतने नहीं। वैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होना चाहिए था कि यार पोटेशियम एथिल जैंथेट आया, सर जी क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फॉर्मूला होगा, एक नई सी चीज़ हमारे सामने आई है। मतलब भी ना यार, जब बता दोगे ठीक है,
ऐसा किसी साल हुआ ही नहीं भाई साहब कि मैंने फैन प्लावन बिजली लिखवाई हो, पोटेशियम एसिड या सोडियम एसिड मैंने बोला हो और बोलते के साथ ही 4-5 आवाज़ें आई हो कि सर जी फॉर्मूला क्या होता है। ये पहला साल है कि उदासीन लोग बैठे हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि अब से आगे, और ऐसे नहीं तुम्हारी गलती है इसमें, तुम जनरेशन से उससे आए हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रखा है, कुदरती व्यवहार समझ लो कुछ भी है, कि तुम्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, दिमाग का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि तो अभी तक तुम्हें सब चीज़ फ्री में मिली है, फ्री में प्रमोट होकर आ गए, फ्री में सब कुछ हो गया, कोविड का प्रमोशन मिल गया, सब फ्री हो रहा है। तो अभी फ्री का मतलब हो रहा है कि तुम्हें फ्री की एजुकेशन मिल रही है। अभी देखो ये जो प्रमोट हुआ है ना, प्रमोट, बस यही बच्चों का मानसिक विकास रोक दिया है इसने। कितने भी परसेंटेज आ जाएं, अबे इस प्रमोट की वजह से ना ऐसे ऐसे लोगों की फर्स्ट बनी है भाई साहब जिनके फेल होने की उम्मीद थी, वो लोगों की फर्स्ट बनी पड़ी है। एक ने मुझे 400 प्लस नंबर दिखाए और उसकी उम्मीद 200 प्लस वाली नहीं थी, ऐसे ऐसे को 400 प्लस नंबर बने पड़े। तो उसमें तुम्हारी कोई खास गलती है नहीं, तुम्हें जितना है ना तुम्हें इतने में खुश है, तुम्हारे लिए तो ये भी बहुत है, ये ओवर हो रहा है। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता दियो जरा। देखो अभी बच्चों के देखो एक कैटेगरी होती है, एक तो मैं सारा पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना, सर इसमें से इंपॉर्टेंट बता दो, उसमें मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, फिर घर जाएंगे फिर मेरे इंपॉर्टेंट में से भी और इंपॉर्टेंट ढूंढेंगे कि अच्छा और कौन सा अच्छा है इसमें से भी। तो होते होते 50% किताब 100% किताब जो 25% रह जाती है। मेरे एग्जाम में ढूंढते कि यार वो क्वेश्चन नहीं आया। चलो फिलहाल पोटेशियम एसिड जैंथेट मिला देते हैं। जब इस टैंक में नली द्वारा फूंक मारी जाती है, तो धूल मिट्टी की अशुद्धियां जल में घुलकर टैंक के तल में बैठ जाती हैं, और सल्फर युक्त अयस्क झागक रूप में टैंक के ऊपर आ जाता है, बस इसके बाद हेड डाल देंगे 4th वाला।